हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे विद ऑल कीवर्ड्स कीवर्ड, जिससे क्लास आप केस स्टडीज को देखते ही पहचान लोगे। आई नो आपको प्रॉब्लम होती है केस स्टडीज में, बस मेरे कहने पे एक बार ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखो। विद इन 30 मिनट्स पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि लगभग 7 नंबर का है, तुम्हारे जेब में 7 नंबर होंगे और कोई भी केस स्टडी उठा के बना लोगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सारे कीवर्ड्स हमने एनसीईआरटी से ले रखे हैं और आपको पता है एनसीईआरटी से क्लास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीबीएसई में भी और क्लास सीयूईटी में भी। तो वीडियो एंड तक देखना और अच्छा लगे तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसी पूरे सिलेबस का क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे विद ऑल कीवर्ड्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, एक चीज आप ध्यान रखना, कई बार क्लास लिखा होता है इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है क्या। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बेसिकली हर एक चीज अरेंज करना, अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म टू मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। इवन ऑर्गेनाइजिंग मेकिंग डिपार्टमेंट्स एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट बनाता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, या फिर ये डिटरमाइन करता है कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो जिस भी केस स्टडी में क्लास ये तीन बातों में से कोई भी बात हो, समझ जाना वो बात कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग की। मे भी आपको एमसीक्यू में आ जाए, मे पहचानने के लिए आए कि ये पहचानो, इसके प्रोसेस लिखो, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, फिर प्रोसेस भी उसके आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है क्लास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इन शॉर्ट में आइडिया हम लोग याद करते हैं, आइडिया ID AE। ठीक है, आइडिया में ई पहले आता है, बट हाँ ऐसे याद करना है, निमोनिक कोड है IDA। तो आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट दो तरीके के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। और आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, काम को क्लास क्या करना, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, मैचिंग टू स्किल्स, मैचिंग टू क्वालिफिकेशन। ठीक है, और डिपार्टमेंट में एक जैसे काम करने वाले लोग एक तरफ, और सिमिलर एक्टिविटीज जो कर रहे हैं लोग, वो हो गया फंक्शनल, और वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट में हो गया डिविजनल। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब क्लास एक जॉब डिस्क्रिप्शन देना, ध्यान रखना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे वर्कर को पता चल जाता है जी उनका काम क्या है, उनकी जॉब के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है। दिस इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और लास्ट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे जिसको ज़्यादा पावर मिला ही बिकम सुपीरियर, कम पावर मिला सबॉर्डिनेट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये पता चल जाता है। तो अगर आप अच्छे से लर्न करना चाहते हो, एक बार कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वीडियो पॉज करो, IDAE इसकी फुल फॉर्म क्लास लिख के दिखाओ। आइडिया से याद करना, आइडिया, व्हाट एन आइडिया, IDE फिर A, और ये से क्लास लिख के देखो, देखना आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के कीवर्ड्स क्या क्या है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, और एक्टिविटी, एक्टिविटी का डिवीजन पहला वाला पॉइंट। ग्रुपिंग द एक्टिविटी जो है वो है क्लास डिपार्टमेंटलाइजेशन में। क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंटलाइजेशन में। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में तो पता है जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। गिविंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑपरेशनल एंड मैनेजल एक्टिविटीज आर परफॉर्म। ध्यान रखना क्लास, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहां पे एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर क्लास हम सारा का सारा काम करते हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये किसके अंदर आता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप ये किसके अंदर आता है, आखिरी पॉइंट के अंदर, यानी स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर। क्रिएटिंग मैनेजरल हियरार्की, ये भी किसके अंदर आता है, कौन से लास्ट में, IDAE ई के अंदर, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। डिटरमाइनिंग स्टाइल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब किसके अंदर आता है, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप के अंदर। तो आपको ये भी कह सकता है कि वो प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बेनिफिट्स क्या होंगे, स्पेशलाइजेशन, आप एक ही काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो, आप सबको रोल क्लियर होता है, कंफ्यूजन नहीं रहती, हमें सबॉर्डिनेट के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहता, उनको पता है जी उनको जॉब डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, उन्हें पता है जो उनको काम क्या करना है। रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि रोल क्लियर है, काम रिपीट नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता। आपने किसी भी इंसान को काम जो दिया है मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, और टोटल वर्क नहीं दे रहे एक इंसान को, आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के एक इंसान को काम दे रहे हो, तो इन सबसे क्या होता है क्लास, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। अगला कोऑर्डिनेशन क्लास, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, फंक्शनल में, डिविजनल में, और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, तो कोऑर्डिनेशन होता है। एक्सपेंशन ग्रोथ क्लास, आप बिजनेस को इजीली एक्सपैंड कर सकते हो, आप काम बांट करना क्लास बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी होता है। तो ये हो गया इसकी क्लास इंपॉर्टेंस यानी कि बेनिफिट।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। इसके लिए कीवर्ड कौन सा है? देखो, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। मैंने बताया था ना क्लास आपको, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। तो ये क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइन जॉब पोजीशन, अथॉरिटी किसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अलग अलग एम्प्लॉयज की। तो ये कॉन्सेप्ट पूछेगा तो समझ जाना क्लास, ये क्या बन गया पूरा का पूरा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ढांचा बन गया। अच्छा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, राइट? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। अच्छा, नैरो स्पैन का मतलब क्या होता है? नैरो स्पैन होता है टॉल स्ट्रक्चर, जहां पे आप अपने अंडर में कम लोगों को रखते हो। वाइड स्पैन क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर, जहां पे अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को आप रखते हो। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, 90% चांस है कि आपको यही पूछा जाए इस चैप्टर में विद केस स्टडी। तो इससे तो क्लास केस स्टडी आपका कोई भी छूटेगा नहीं, इसका तो मैं दावे से कह सकता हूँ। देखो, इसको दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। टाइप्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्वेश्चन पूछेगा तो फंक्शनल या डिविजनल। कैसे पता करोगे फंक्शन? जब जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन, ध्यान रखना, कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट, इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपको अलग से क्लास एनसीईआरटी को छानने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी छान दिया है इसके अंदर। डिवीजन ऑफ वर्क एज पर फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग काम बांट रहे हैं। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स फंक्शन करने वाले सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, एचआर वाले एचआर में, परचेज वाले परचेज में। तो आप बांट रहे हो क्या? फंक्शन देख के। यूनी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है, वो ये स्ट्रक्चर फॉलो करती है। सस्ता पड़ता है ये, और क्लास किसी एक को आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते, ये भी इसकी डिमेरिट है। मेरिट डिमेरिट से भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछता है कि बताओ ये किसका मेरिट है, किसका डिमेरिट है। तो इसका डिमेरिट यही है कि आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, ये उसको जिम्मेदार देगा, उसको मतलब ब्लेम गेम चलता है इसमें। सस्ता पड़ता है, फायदा है। और ट्रेनिंग भी क्लास आपको लिमिटेड स्किल्स की देनी होती है, बिकॉज प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दोगे, सेल्स वाले को सेल्स की ट्रेनिंग दोगे, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की ट्रेनिंग दोगे। तो इससे समझ जाओगे। बाकी फंक्शन स्ट्रक्चर मोस्ट सुइटेबल कब होता है? व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, कंपनी का साइज बड़ा है, और डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट नहीं है। अगर डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट होता तो होता डिविजनल स्ट्रक्चर, बट ये डाइवर्सिफाई एक्टिविटी है एंड ऑपरेशन रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ध्यान रखना, ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी कहलाता है। 12th से ज़्यादा सीयूटी में भी हेल्प करेगा आपको ये। इसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यूनी प्रोडक्ट, ये सब बातें अगर आपको कहीं देखने को मिले केस स्टडी में, समझ जाना वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। नाउ कम टू डिवीजन स्ट्रक्चर, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आप इजीली फिक्स कर सकते हो, मोर प्रोडक्ट है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आप एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे मान लो कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन का अलग है, और इसके अलावा क्लास हेल्थ केयर का अलग है, या फिर मान लो और कोई प्रोडक्ट बना दिया, मान लो इक्विपमेंट, उसका डिपार्टमेंट अलग है, तो वो अंदर कहीं भी काम कर सकता है। एक प्रोडक्ट में सेल परचेज कहीं भी बंदा काम कर सकता है, बिकॉज उसको पूरे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिली है। तो दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर, अच्छा नहीं, ये क्लास यहाँ पे, हाँ, ये जो वन प्रोडक्ट है, वन डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं डिविजनल। यहाँ पे डिवीजन वर्क एज पर प्रोडक्ट, वहां पर था एज पर फंक्शन, एज पर प्रोडक्ट। ग्रुपिंग जॉब रिलेटेड टू कॉमन प्रोडक्ट, यानी कि स्पेशलाइजेशन इन ईच प्रोडक्ट नॉट ईच फंक्शन। मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑर्गेनाइजिंग एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, इजीली क्लास आप नए लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। इजी टू एक्सपैंड बिजनेस, यहाँ पे हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है, तो जब कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे तो क्लास यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में छेड़खानी नहीं होगी। इवन अकाउंटेबिलिटी भी आसानी से दे सकते हो। हाँ, ये महंगा पड़ता है। तो ये हो गया क्लास डिविजनल। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी तो क्लास अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। When the manager are carrying organizing process, then as a result of organizing process and structure is created to achieve the systematic working, जहाँ पे systematic working की बात होगी, resources का optimum utilization की बात होगी, उसको बोलते हैं formal organization structure। यहाँ पे main focus किस पे रहता है? काम पे। यहाँ पे official organization है, यहाँ पे scalar chain। देखो formal में scalar chain follow होता है, मतलब information line by line जाएगा और line by line नीचे तक आएगा। इसका main purpose है organization के goal को achieve करना,
इसके अंदर फंक्शन स्ट्रक्चर डिवीजन स्ट्रक्चर दोनों आता है, और ये जानबूझकर बनाया जाता है भाई मैनेजर। भाई फॉर्मल, जब तक आप और कंपनी में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। फॉर्मल मतलब सारे लोग फॉर्मली एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई किसी का बॉस है, कोई किसी के अंडर में काम करता है, सब लोग ऑफिशियली अटैच है, और वहाँ पे हंसी मजाक गपशप इधर उधर की बातें नहीं, ओनली ऑन फोकस काम की बात, अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, है ना, टास्क की, टारगेट की, सिस्टमेटिक वर्किंग की, हिरार्की की, इन सब की बात होती है। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो जब आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो अपने आप ही कुछ इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन जाते हैं लोगों के साथ, हंसी मजाक भी होने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। The informal structure, individual assign various job position. While working at those job position, the individual interact with each other. एक दूसरे से interact करते हैं और कुछ social और friendly group बन जाते हैं। उसी network of social और friendly group को क्या बोलते हैं? Informal organizational structure. ये अपने आप बनता है ना। आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हो, दोस्ती करने तो नहीं जाते, लेकिन पक्के दोस्त बन जाते हो स्कूल के अंदर जाके, वही चीज़ है। तो कंपनी में लोग काम करने जाते हैं लेकिन फिर भी हंसी मजाक गपशप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बन जाता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है, एम्प्लॉय की सोशल नीड को फुलफिल करता है, यहाँ स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। और ये क्लास इंक्लूड्स ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ये लाइन क्लास आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार एग्जामिनेशन में। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हंसी मजाक, मूवीज देखना, गेम, स्पोर्ट, टूर, ये सारी चीज़ें क्लास जब होती है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर। और फॉर्मल के साथ अपने आप ही क्रिएट हो जाता है ये। एक चीज़ फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, सॉरी फंक्शनल डिवीजन हो गया, जहां मैंने कहा था 90% चांस है। एक और कॉन्सेप्ट, बिकॉज 2 क्वेश्चन आने हैं इससे, तो एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट है, वो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्योंकि कोई भी मैनेजर सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो वो काम को नीचे लेवल पे बांटता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे कुछ हाईलाइट करूंगा तो ध्यान सुनना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट। ऊपर से नीचे लेवल पे पावर को दे देना, क्योंकि तुमने ऊपर से नीचे काम भी दिया है, उस काम को करने के लिए पावर चाहिए, तो आपने पावर भी दे दिया, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद, डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब। आप किसी पे भरोसा करके अपने जॉब का एक हिस्सा दे रहे हो उसे करने के लिए। मैनेजर कांट डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ, हेंस ही डिलिबरेटली, जानबूझकर। देखो डेलीगेशन जानबूझकर होता है और कंपलसरी है, क्योंकि अकेला कोई इंसान सारा काम नहीं कर सकता। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पावर को नीचे लेवल पे दे देता है क्लास, अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, क्योंकि वो उससे भरोसा करता है कि वो काम पूरा करके देगा। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जिनको ध्यान में रखना है। पहला, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इमीडिएट सबऑर्डिनेट। जस्ट मैं अपने जस्ट नीचे जो काम कर रहा है ना उसको पावर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इन इंक्लूड्स 2 लेवल या 2 पीपल ओनली, और इसका मेन पर्पज है वर्कर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस करना। मैनेजर सारा काम नहीं कर सकता पूरा, इसलिए ही वो काम को नीचे लेवल पे डिलीट करता है, और काम अगर दिया तो उस काम को करने के लिए पावर भी देना पड़ेगा। तो इसका मेन पर्पज ये है, और ये रूटीन एक्टिविटी चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे अपने सबऑर्डिनेट पे ध्यान ज़्यादा रहता है कि भाई मैंने अपने नीचे काम दिया तो मैं देखता रहूँगा उसे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्रीडम थोड़ा सा कम रहता है डेलीगेशन में। तो जब इतनी सारी बातें मैंने बता दी, ये सब आपको मिले, तो आप समझ जाना क्लास कि कहीं ना कहीं ये डेलीगेशन है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, वर्कलोड घटेगा मैनेजर का, मैनेजमेंट अच्छा बन जाएगा क्योंकि वो फोकस करेगा अपने काम पे, छोटे मोटे काम नीचे लेवल पे देके। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा क्योंकि एम्प्लॉय का भी ग्रोथ हो रहा है। भाई एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, अगर आप किसी पे भरोसा करके उसे काम दे रहे हो करने के लिए तो मोटिवेट होगा। स्कूल का टीचर आपसे अगर ये बोले बेटा आज की टेस्ट की कॉपी आप चेक कर दो, तो शायद आप मोटिवेट हो जाओ, हालांकि वो गलत है। लेकिन यहाँ पे क्लास क्या होता है, अपना काम करवाते हैं उससे, और कंपनी में ऐसा होता है। स्कूल की बात में गलत नहीं, कंपनी में मैनेजर अपना काम उसे करने के लिए दे रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। वो काम करते करते उसके अंदर भी एक मैनेजर वाला टैलेंट भी डेवलप हो जाएगा। बट यहाँ पे पर्पज वो नहीं है, पर्पज क्या है? वर्कलोड कम करना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 लेवल या 2 पीपल, वर्कलोड कम करना, नैरो स्कोप है, कंपल्सरी है, लेस ऑटोनॉमी है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एवरी मैनेजर की कि वो नीचे लेवल पे अपने नीचे काम दे, तभी तो काम पूरा होगा। तो ये सारी चीजें अब तुम किसी भी केस स्टडी में देख, तुम बनाना केस स्टडी अपनी बुक के, फिर देखना कितना मजा आएगा। तब तुम्हें लगेगा कि सुनील सर ने क्या सिखा दिया, क्या रामबाण दे दिया। अब जहां भी यूज करोगे ना फैंटास्टिक तरीके से यूज होगा। अच्छा, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वर्क, है ना, काम। अथॉरिटी मतलब क्या होता है क्लास? पावर टू टेक डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। काम पूरा नहीं किया तो कौन जवाब देगा। तो अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे, ऊपर वाले नीचे देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वालों की होती है ऊपर वाले की तरफ, और अकाउंटेबिलिटी भी नीचे वाले जवाब देते हैं क्लास ऊपर वाले को। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू सबॉर्डिनेट। अथॉरिटी जो है वो इक्वल होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के, सॉरी। अथॉरिटी जितनी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही दो, नहीं तो ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो मिस यूज़ करेगा, कम अथॉरिटी देगा तो ओवरबर्डन फील करेगा, काम नहीं कर पाएगा। एक बात आप ध्यान रखना, अथॉरिटी को नीचे लेवल पे दे दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे लेवल पे दे दिया जाता है, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेट। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, ध्यान रखना। अकाउंटेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ए ने काम दिया बी को, पावर भी दे दिया बी को। बी ने काम दिया सी को, पावर भी दे दिया सी को। सी ने काम पूरा नहीं करा तो बी ए से ये नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं जब सी ने काम पूरा नहीं किया, नहीं कह सकता। अकाउंटेबिलिटी इसी के है, इसी की है, इसी को जवाब देना पड़ेगा। भले ही इसी ने काम पूरा नहीं किया, बट तुम सुनोगे तुम्हारी दिक्कत होगी। तुम्हारे नीचे वाले ने काम नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अगर स्टेट में मेंटेन नहीं हुआ तो सीएम जो है वो, जो कमिश्नर है, जो जो टॉप लेवल पे है, उसको सुनाएंगे। सिपाही ने वहां पे ड्यूटी नहीं दी, सिपाही से गलती हो गई, भैया इससे कोई मतलब नहीं है, नौकरी तुम्हारी भी जाएगी। फिर समझ रहे हो बात को? सिपाही की गलती की वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए बड़े अधिकारी लोग कहते हैं भाई तेरा कुछ नहीं है, मेरी नौकरी चली जाएगी। तू तो सिपाही है भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। जितने भी बड़े लेवल पर अधिकारी रहते हैं, तो यही चीज़ है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आप अपना जवाब किसी और, ये नहीं कह सकते कि चलो भाई उससे पूछ ले। मैं ये नहीं कह सकता अपने बॉस को, आपने मुझे काम दिया था, मैंने नीचे काम दे दिया, आप नीचे वाले से पूछ लो उसने क्यों नहीं किया। मैं नहीं कह सकता, ये अकाउंटेबिलिटी मेरी ही रहेगी, आंसर मुझे ही देना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस है ये। अब बात है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर नीचे लेवल पे, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, टॉप 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 टॉप। डेलीगेशन हर कोई करता है, डेलीगेशन हर कोई करता है। डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ही करेगा। सर सेंट्रलाइजेशन क्या है? टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, किसी को नहीं देते कि भाई ये पावर मेरा है, अगर तुझे ये काम करना है तो भाई मेरे से पूछ के ही करना, ये काम अपने आप मत करना। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और जब काम को सब में बांट देते हो, धीरे धीरे नीचे लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको बांट दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब जब टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, उसको बोलते हैं क्लास सेंट्रलाइजेशन। और जब टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर को नीचे बांट देते सब में बराबर, यहाँ पे कुछ वर्ड देखना, इवनली और सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी लेवल। डेलीगेशन में 2 लेवल, इसमें हर लेवल में बांट दिया जाता है और अलग अलग लोगों को क्लास काम दिया जाता है, अलग अलग लोगों को पावर दी जाती है, हर लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। और कंपनी को एक मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए। कोई भी कंपनी फुल्ली सेंट्रलाइज फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। कुछ पावर अपने हाथ में रखो, कुछ नीचे लेवल पे दे दो। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, ये यहाँ पे बेसिकली डेवलप इनिशिएट अमंग सबॉर्डिनेट, यानी कि अथॉरिटी सबको बांट दी जाती है, लोअर मिडिल दोनों को। टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, मिडिल और लोअर दोनों को पावर दे देता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। तो जब दोनों को पावर दे रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं क्लास काम करेंगे, इनका डेवलपमेंट होगा, इनिशिएटिव बढ़ेगा वर्कर्स का। वर्कर के अंदर एक मैनेजरल टैलेंट डेवलप करना चाहते हैं। देखो डेलीगेशन में मेन पर्पज है वर्कलोड कम करना, लेकिन इसका मेन पर्पज है सारे वर्कर को डेवलप करना। वर्कर के अंदर एक वर्कर को इंगेज करना अपने काम में, उनके अंदर एक मैनेजरल टैलेंट को डेवलप करना। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो क्विक होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ, ग्रोथ भी होता है इसके अंदर। ऑब्वियसली अगर आप वर्कर के अंदर एक मैनेजरल टैलेंट डेवलप करोगे मैनेजर का, तो उसका ग्रोथ भी होगा। और बेटर कोऑर्डिनेशन, तालमेल जो है वो बेटर कंट्रोल, कंट्रोल भी अच्छा होता है क्लास। क्यों? क्योंकि क्लास यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग, और सबको पावर दिया जा रहा है, सबको अथॉरिटी दी जा रही है। तो पावर और अथॉरिटी दोगे तो कंट्रोल रहेगा। जैसे आपके स्कूल का टीचर अगर आपको पावर अथॉरिटी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो उसका कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर, तो बेटर कंट्रोल। और टॉप लेवल मैनेजर्स को रिलीफ भी मिल जाता है क्योंकि वो अपना रूटीन वर्क दे देते हैं नीचे लेवल पे, तो वो क्रिटिकल मैटर पे फोकस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा, दोनों का इंपॉर्टेंस लगभग सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन कीवर्ड्स साफ साफ अलग है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सारे लेवल इन्वॉल्व है, यहाँ पे ऑटोनॉमी रहती है क्योंकि ऊपर वाले ने सबको काम बांट दिया, सब पे नजर रखने में थोड़ी बहुत आपको आज़ादी मिल जाएगी। डेलीगेशन में ऑटोनॉमी कम थी। बिलीफ सबऑर्डिनेट बहुत है इसके अंदर। सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी ऑल लेवल, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन या सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, तो वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। मेन पर्पस टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, गिविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय एट एवरी लेवल, हर लेवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर देना उनको। मेन पर्पस है क्लास डेवलप करना। यहाँ पे अपना खुद का लोड कम हो जाता है लेकिन पर्पस वो नहीं है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन अलाउ है बिकॉज सबको पावर दिया है, तो फ्रीडम थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसके अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की है,
डेलीगेशन हर कोई करता है और डेलीगेशन इज कंपलसरी, डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट कंपलसरी, ये भी ध्यान रखना। डेलीगेशन के बाद ही एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन इज डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट क्लास मोड फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो मैंने आपको सब कुछ इसके अंदर बता दिया, कुछ बचा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, अब कोई भी केस स्टडी पढ़ोगे ना तो आप अगर इन सारी बातों को ध्यान रखोगे तो अपने आप आधे में ही कैच कर जाओगे कहना क्या चाह रहा है। विच कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, फिर उसके इंपोर्टेंस पूछ लेगा। इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिए, 2-4 इंपोर्टेंस कॉमन है तो आप किसी में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि इंपोर्टेंस अलग अलग है और दोनों का तो पूछेगा नहीं, तो 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं, वो आप किसी के भी लिख सकते हो। बट मेन फोकस है, देखो कितना सिंपल है। सिंपल ये है, दोनों में वर्कर का डेवलपमेंट है, दोनों में मैनेजर का वर्कलोड कम हो रहा है, दोनों में ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है, दोनों में बेटर कंट्रोल है, तो सब चीज़ कॉमन ही है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो अलग अलग किताब में देखोगे पॉइंट्स अलग अलग है बट चीज़ें हैं सेम ही। तो इंपॉर्टेंस तो दोनों का सेम है, बस पहचानना है आपको कि वो डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। आई होप क्लास मैंने बहुत कम समय में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से तन मन धन से पूरे दिल से अच्छे से रिवीजन कराया। हर एक कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में इस चैप्टर के रिगार्डिंग था वो करा दिया। अब आपसे केस स्टडी बने रहेंगे, मैं आगे भी केस स्टडी की सीरीज कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना और बताना कमेंट सेक्शन में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।